Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss one more example of circular motion, that is the bending of a cyclist. इससे पहले हमने एक्चुअली वो पढ़ा कि व्हीकल ऑन लेवल रोड, उसके बाद बैंकिंग भी हमने पढ़ा कि बैंकिंग क्यों ज़रूरी है, और फिर सेफ स्पीड के बारे में पढ़ा वेदर ऑन लेवल रोड और बैंकिंग रोड पे हमने दोनों में देखा हमने कि सेफ स्पीड क्या रहती है। तो उसके बाद एक और एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, दिस इज़ बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब एक साइकिलिस्ट किसी जगह पे टर्न लेता है, स्पेशली जहाँ पे सर्कुलर ट्रैक हो, यानी जैसे कर्व्ड ट्रैक हो किसी जगह पे, तो वहाँ पे जब साइकिलिस्ट एक टर्न लेता है तो एक्चुअली उसको टर्न लेने के लिए कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कर्व्ड पाथ में मूव करना है, सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है कि जब एक्चुअली एक साइकिलिस्ट टर्न लेगा किसी कर्व्ड पाथ पे, तो उसको कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको खुद याद होगा कि आमतौर पर हम जब साइकिल पे बैठते हैं तो वर्टिकली वी लाई ऑन द साइकिल। अगर वो खुद को उसी वक्त, यानी जिस वक्त वो टर्न लेता है, अगर वो खुद को उस वक्त वर्टिकली अलाइन करता है, यानी वर्टिकली उस पर ही रहता है, अपने आप को अपनी बॉडी की में कुछ चेंज नहीं लाता है, जिस तरह वो पहले एक स्ट्रेट रोड पे अपने आप को रखता है वर्टिकल, इसी तरह अगर वो इस कर्व्ड पाथ पे भी खुद को वर्टिकल रखेगा जैसे जिस वक्त वो टर्न लेगा, तो उसका वेट एक्चुअली उस वक्त बैलेंस होता है बाय नॉर्मल रिएक्शन। यानी उस वक्त अगर वो खुद एक्चुअली क्या रहेगा, अगर वो खुद वर्टिकल रहेगा, जिस तरह वो एक साइकिलिस्ट है वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो खुद वो साइकिल के ऊपर वर्टिकल रहता है। लेकिन जिस वक्त वो कर्व्ड रोड पे बेंड लेता है, अगर उसने अपनी बॉडी को बेंड नहीं दी, अपनी बॉडी की अलाइनमेंट या बॉडी की पोजिशन चेंज नहीं की, बॉडी को वर्टिकल ही रखा, तो उस वक्त आपने याद रखना जो नॉर्मल रिएक्शन है, उस वक्त वो नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट को बैलेंस करेगा। His weight will be balanced by the normal reaction of the ground. तो उस इवेंट में उस वक्त एक्चुअली उसको डिपेंड करना है ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड फॉर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी उस वक्त अगर उसने खुद को बेंड नहीं किया, वर्टिकल ही रहा, तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए उसका दारोमदार सिर्फ किस पे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे है। यानी सारा जो कुछ दारोमदार उस पर रहेगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड दैट ऑफ द ग्राउंड और दैट ऑफ द रोड, उसी के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हमने एक्चुअली लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये स्मॉल होता है और अनसर्टन होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो टायर का साइज कितना होता है साइकिल का, और देयरफॉर तो ऑलरेडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बहुत कम है और अनसर्टन है। ये जरूरी नहीं है आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर जगह मिले। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। आपका रोड स्मूथ है, वेट वहाँ पे रोड है, कुछ बर्फ पड़ी है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ऑलरेडी कम है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक ऑलरेडी स्मॉल होता है और अनसर्टन भी होता है। तो डिपेंडेंस इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे करना ये सेफ नहीं है वाइल रनिंग दिस। वाइल जब आप साइकिल चलाते हो तो उस वक्त अगर आप ये सोच के जाओगे कि जिस जहाँ पे भी कर्व आएगी तो खुद को मैं अपनी बॉडी को अलाइन नहीं करूँगा, जैसे वर्टिकल मैं रहता हूँ साइकिल पे उसी तरह मैं उस पर वर्टिकल ही रहूँगा जिस वक्त मैं कर्व लूँगा, तो ऑब्वियसली आप किस चीज़ पे उस वक्त डिपेंड करते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली एक स्मॉल तो उसका वैल्यू तो दूसरा अनसर्टन होता है, तो देयरफॉर उस पर डिपेंड करना सेफ नहीं है वाइल टेकिंग ए दिस कर्व। तो टू अवॉइड दिस डिपेंडेंस ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, तो साइकिलिस्ट को क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है इनवर्ड्स, लिटिल इनवर्ड्स को ही हैज टू बेंड हिमसेल्फ लिटिल इनवर्ड्स फ्रॉम हिज वर्टिकल पोजीशन। यानी कि अब अगर उसको पता है कि नहीं मैं निर्भर नहीं कर सकता है हूँ इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे, तो देयरफॉर उसको क्या करना है, उसको इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हासिल करने के लिए उसको थोड़ा सा अपने आप को ही बेंड करना पड़ेगा इनवर्ड्स टू अटेन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे वो टर्न करता है। तो इससे क्या होगा, जैसे वो एक्चुअली थोड़ा सा अपने आप को टर्न करेगा, टिल्ट करेगा इसी साइकिल के साथ, जैसे साइकिल थोड़ा सा बेंड हुआ करो पे, खुद को भी थोड़ा बेंड, आप देखो प्रैक्टिकली हम ऐसा करते हैं जब हम प्रैक्टिकली साइकिल चलाते हैं, फिर जब कोई कर्व आती है तो हम खुद को थोड़ा सा बेंड ऑटोमेटिकली करते हैं। तो देयरफॉर हम क्यों करते हैं ऑटोमेटिकली, बिसाइड्स हमें पता हो या ना हो, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम खुद को बेंड क्यों करते हैं। वहाँ पे हम बेंड खुद को इसीलिए करते हैं ताकि एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हमें ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर उस वक्त हम एक्चुअली खुद को बेंड करने से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे अपनी डिपेंडेंस कम करते हैं, इंस्टेड हम नॉर्मल रिएक्शन पे अपनी डिपेंडेंस इंक्रीज करवाते हैं। यानी जैसे हम खुद को बेंड करेंगे तो एक कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इस नॉर्मल रिएक्शन का, यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फिर बनता है बाद में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, ताकि हम इजीली वहां पे बेंड करते हैं, हम उस कर्व को वहां पे पार कर पाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देयरफॉर इस एंगल ऑफ बेंड को निकालने के लिए, यानी कि टू कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ बेंड विद द वर्टिकल, हम क्या करते हैं, हम सपोज कहते
है कि m मास ऑफ द साइकिलिस्ट है, तो देयरफॉर उसका जो वेट mg इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। कुछ v इसकी वेलोसिटी हम लेते हैं साइकिलिस्ट की, जैसे वो टर्न करता है। इसी तरह r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसकी रेडियस r हम लेंगे, एंड थीटा हम लेंगे यहाँ पे, इट इज द एंगल ऑफ बेंड, एंड दैट्स एंगल ऑफ बेंडिंग विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितना एंगल यहाँ पे बनाता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के भी रखूंगा आपके लिए, आप ऊपर लिख सकते हो। m इज इक्वलेंट टू मास ऑफ साइकिलिस्ट, मास ऑफ द साइकिलिस्ट। v हम लेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट वाइल टर्निंग, लेकिन जिससे वो तो टर्न कर रहा है, एंड r हम लेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और थीटा हम क्या लेंगे बेटा, थीटा हम लेंगे एंगल ऑफ बेंडिंग, इट इज एंगल ऑफ बेंडिंग, मगर किसके साथ, विथ वर्टिकल बेंडिंग, विथ वर्टिकल, ठीक है ना। तो इस फिगर में आपको यहाँ पे हमने दिखा है जो वेट है ना साइकिलिस्ट का, दैट्स mg, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी c, वो आपको ऑलरेडी पता है। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे इसका वेट आएगा वर्टिकली, एंड r नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से है, नॉर्मल रिएक्शन है या फोर्स ऑफ रिएक्शन इसको आप कहते हो, ऑफ द ग्राउंड ऑन द साइकिलिस्ट। नॉर्मल रिएक्शन साइकिलिस्ट पे एक्ट हो रहा है किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से, और ये किसी एंगल थीटा से वर्टिकल, इट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा बनाता है। तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट जानने के लिए हमें तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हमने इसको दो अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक तो हो गया और कॉस थीटा, रिजॉल्व करने के बाद एक और कॉस थीटा विच एक्ट्स वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दूसरा हो गया आर साइन थीटा विच एक्ट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो ये जो और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इट बैलेंसेज योर वेट, दैट्स और कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू mg, वेल एज ये जो और साइन थीटा वाला कंसेप्ट है यही हमें प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मेकिंग एन बेंड सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए ये वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट हमें सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे देख सकते हैं वो आपको, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आर को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व into its components such that जो और cos थीटा है बेटा it acts vertically upwards, r sin थीटा है किस डायरेक्शन में है बेटा, r sin थीटा acts along the horizontal towards the center of the circular track। बाकी आप थोड़ी खुद भी कुछ बना सकते हो, थोड़ी काफ़ी इजी है इसकी। तो देयरफॉर हम इन आमतौर पर हम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम लेंगे और cos थीटा बैलेंसेस द वेट, तो देयरफॉर आपका r cos थीटा किसके बराबर है बेटा, ये mg के बराबर है, पुट इट इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड जो आपका r sin थीटा है ये क्या काम करता है, प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर जो आपका r sin थीटा है बेटा ये हमें क्या प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r, ठीक है ना। तो डिवाइड करो, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा, पहले LH को डिवाइड करो, उसके बाद mv²/g इंटू mg, ठीक है ना। m और m तो गया, r तो गया, साइन बाई कॉस कितना हुआ बेटा, ये हो गया tan थीटा इज इक्वलेंट टू v²/g², आई थिंक g और g हो गया ना, mm कैंसिल हो जाएगा, g और g कितना बन गया, g²। सो देयरफॉर आपका tan थीटा कितना निकला, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा जो थीटा है, थीटा वुड डिपेंड अपॉन v एंड मैं कुछ मिस तो नहीं मैंने किया, r मिस हो गया, सॉरी और मैं भूल गया। तो देयरफॉर tan थीटा इज सिंपली इक्विवेलेंट टू v²/rg², क्लियरली जो थीटा यहाँ पे हमें डिपेंड करता है v और r पे, ठीक है ना। आप देख सकते हो मैं थीटा मैं निकाल भी सकता हूँ, tan यहाँ पे जाएगा इनवर्सली, लेकिन जरूरी नहीं है। सो tan थीटा इतना काफ़ी है, tan थीटा इज v²/r इंटू g², तो देयरफॉर थीटा वुड डिपेंड अपॉन v एंड r। तो देयरफॉर सेफ टर्न के लिए
हम क्या कहते हैं जो थीटा होना ये स्मॉल होना चाहिए, यानी उसको सेफ टर्न करने, अगर उसको स्किड नहीं होना चाहिए, उसको कुछ एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए हम कहते हैं जो थीटा इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका वेलोसिटी भी कम होना है, तब आपका थीटा कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो देयरफॉर फॉर विच अगर इफ थीटा शुड बी स्मॉल, फॉर विच वी शुड बी द स्मॉल, आर शुड बी द लार्ज, वो इनवर्स रिलेशन है ना। तो थीटा स्मॉल होने के लिए हमें वी भी स्मॉल होना चाहिए, विच मीन साइकिलिस्ट जब मूव करता हो वो कम वेलोसिटी से मूव करता हो, लेकिन जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रहा है उसका जो रेडियस होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आर शुड बी लार्ज, दैट्स टर्निंग शुड बी एट स्लो स्पीड, इस तरह आप कह सकते हो, टर्निंग जो होनी चाहिए वो एट स्लो स्पीड होनी चाहिए, एंड अलोंग ए ट्रैक ऑफ लार्जर रेडियस, ऐसा कह सकते हैं। जो टर्निंग, जब साइकिलिस्ट एक बेंड कर रहा हो तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, स्पीड को लोअर डाउन करना चाहिए, उसको लोअर स्पीड पे बेंड करना चाहिए, और आमतौर पर उसको उस जगह बेंड करना चाहिए जहाँ पे जो ट्रैक है ना वो ट्रैक थोड़ा वाइड हो, यानी कि इट शुड बी एट द टर्निंग शुड बी एट लोअर स्पीड एंड अलॉन्ग ए ट्रैक ऑफ लार्जर रेडियस, उसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है एक सेफ टर्न शुड बी नाइदर फास्ट नॉर शार्प, सेफ टर्न ना तो ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ना ज़्यादा शार्प होना चाहिए, शार्प मतलब वो बहुत कम रेडियस उसका हो, उसी कम रेडियस में हो तो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वो स्किड हो जाता है। तो बेटा दिस वाज यूर बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। तो इससे कोई यही पॉइंट मिलता है कि जब भी खुद भी आप चलाते हो, इट्स प्रैक्टिकल कि जब आप खुद भी साइकिल चलाओगे तो जिस वक्त आपने बेंड करनी है, स्पीड को लोअर डाउन करना है और थोड़ी शार्प एंड पे नहीं जाना है, रोड के कर्व करने के लिए, कट करने के लिए, घुमा इसको टर्न करने के लिए थोड़ा सा सेंटर में आए ताकि रेडियस बहुत ज़्यादा रहे, आप इजीली उसको फिर वहाँ पे टर्न ले सकते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपने याद रखना है कि ये जो वैल्यू ऑफ थीटा है ना, जितना यहाँ पे आपको निकलेगा ना इक्वेशन से, प्रैक्टिकली उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी अपना पार्ट प्ले करेगा, दैट्स व्हाई थीटा आपको थोड़ा सा कम वहाँ पे मिलेगा। सो दिस वाज द एग्जांपल यूजुअली कॉल्ड एज द बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, व्हिच वाज अनदर एग्जांपल ऑफ योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्चुअली दिस एंड इज योर यूनिट नंबर 4, बट मैं थोड़ा सा आपको बताऊं डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर आमतौर पर ऑब्जेक्ट इस वक्त यहाँ पे जो मूव कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसके पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, उसके पास मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊं। कुछ 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, मुझे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल जब एक पार्टिकल मूव करता है इन ए सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्क, क्योंकि सर्कल में जब मूव करेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन है उसके पास, तो देयरफॉर उस पर ऑब्वियसली वहाँ पे क्या एक्ट होगा, एक टॉर्क एक्ट होगा, तो उस टॉर्क एक्ट होने की वजह से वो कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा, ठीक है ना। एंड ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इन अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क, इट एक्वायर्स सम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड हेंस इट्स एंगुलर मोमेंटम विल चेंज, क्योंकि जब आपने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने की वजह से उसको एंगुलर एक्सेलरेशन मिली, एक्सेलरेशन मतलब क्या, उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो एक सेंटेंस में आपने याद रखा, व्हेन अ पार्टिकल इज मूव्ड इन अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ अ टॉर्क, it acquires some angular acceleration due to which angular velocity and angular momentum of the object will change, ठीक है ना। ऑल्सो ये भी आप कह सकते हो जो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल वो भी चेंज होगा, क्योंकि जब वो चेंज होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी उसकी वजह से चेंज होगी, आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, तो इसका मतलब ये भी है बेटा आपका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है ना, आपकी लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इस टाइप ऑफ मोशन, सच ए मोशन इज देयरफॉर कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरह की मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ज़्यादा नहीं मुझे एक्सप्लेन यहाँ पे करना, कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपने याद रखनी है, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी फायदेमंद वो साबित हो सकती है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जब एक पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कल में अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्क, जब उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हो रही है तो उसकी वजह से उसका एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी चेंज हो जाएगी, जब उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगी तो ऑब्वियसली उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज, उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो गया। जब एंगुलर पोर्शन चेंज हो तो लीनियर पोर्शन साथ साथ चेंज हो जाएगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ये भी चेंज होगी। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। आमतौर पर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसिडर करेंगे एक मोशन, एक ऑब्जेक्ट की, एक स्मॉल बॉडी की विच इज़ टाइड एट द एंड, एंड ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँगा। फॉर एग्जांपल ये इसका मीटर है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जिसका मास कुछ m लो आप, जिसको टाई किया है, हमने बंद किया है एक उसके एक साइड से बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से हमने उसको बंद किया है, एंड इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, इसको वर्टिकल सर्कल कहते हैं, उसको वर्ल किया जाता है, यानी वल्गतन दिन कथ मज वर्टिकल सर्कल मन वल्गतन दिन, उसको वर्ल किया जाता है इन वर्टिकल सर्कल।
किसी भी टाइम पे आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूंगा ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप लेंगे फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ की एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट द पार्टिकल बी एट सम पॉइंट पी। किसी भी टाइम पे हम कहते हैं ये जो हमारी बॉडी थी ये किसी पॉइंट पी पे रेस्ट करती है, लाई करती है। एंड अब चूंकि वर्ल हो रहा है तो देयरफॉर इसके पास कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया होगा, चूंकि उसकी मेन पोजीशन थी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पहुंच गया तो दिस इज थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट हैज ट्रेवल्ड सम एंगल फ्रॉम इनिशियल टू दिस पोजीशन, तो देयरफॉर इसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। ठीक है ना। तो बहुत सारे फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होंगे यहाँ पे। एक तो उसका वेट, ऑलरेडी उसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, वेट mg इसका। ठीक है ना। और दूसरा टेंशन, क्योंकि बेटा ये स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्रिंग में टेंशन अपोजिट इन इट डायरेक्शन होगा। तो जैसे चूंकि स्ट्रिंग से कनेक्ट किया होगा तो स्ट्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगा जो आपको ऑलरेडी पता है, पढ़ा है आपने, दैट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग विच विल बी एक्टिंग अलोंग पीओ की जानिब उल्टी। तो देयरफॉर नाउ आप mg को यहाँ पे, चूंकि mg और p डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो देयरफॉर यहाँ पे mg को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स में। एक तो आपका mg cos थीटा रहेगा, ये वाला कंपोनेंट, ये आपका mg cos थीटा कंपोनेंट रहेगा। तो ये एक और कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इट इज mg sin थीटा, ये एक और कंपोनेंट इसका रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो आप mg cos थीटा इज अपोजिट टू द टेंशन and mg sin theta acts along tangent to the circle at point P. Point P के tangent की as if it is a tangent। ठीक है ना। तो therefore मुझे आप ये बताओ नेट फोर्स इस बॉडी पे, इस पॉइंट P पे एक्टिंग along किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक ना। एक्टिंग along PO कितना है, नेट फोर्स कितना होगा इस पॉइंट P पे। तो ऑब्वियसली आप देखो टेंशन एंड दिस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ऑब्वियसली जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी दैट विल बी T माइनस mg cos थीटा। हाँ, किसके बराबर। अब देखो बेटा ये सर्कल में मूव कर रहा है, यही टेंशन की वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, लेकिन टेंशन को एक और कंपोनेंट अपोज कर रहा है, तो टी माइनस mg cos थीटा सिंपली इक्विवेलेंट mv स्क्वायर बाई r, इसकी इक्वेशन बनेगी। क्योंकि mv स्क्वायर बिकॉज दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर्स विच विल प्रोवाइड एज अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द बॉडी टू मूव इन द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है ना। तो टी किसके बराबर आपको मिलेगा, टेंशन भी आपको यहाँ से मिलेगा, टी ये यहाँ जाएगा, ये बनेगा mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। तो ये आपका टेंशन बना। ठीक है ना। अब जो टेंशन होगा ये मिनिमम होगा जब आपका cos थीटा, ऑब्वियसली जब cos थीटा मिनिमम हो, दैट इज -1। तो -1 कब होता है, जब 180, दैट इज बॉडी जब हाइस्ट पॉइंट पे होगी, यहाँ पे दिस इज हाइस्ट पॉइंट। तो याद ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो टेंशन होता है ना ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पे मिनिमम होता है, वो हाइस्ट पॉइंट पे मिनिमम होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर यहीं पे मैं लिखूंगा आपको T होता है T मिनिमम के बराबर। टेंशन इज मिनिमम, वंस अगेन आई एम सेइंग यू, टेंशन इज मिनिमम जब आपका थीटा कितना होता है, जब आपका cos थीटा मिनिमम होगा, वो कितना है -1। अब cos थीटा -1 कब होता है, cos 180 पे होता है, cos 180 -1 होता है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कोई टेंशन कब मिनिमम होगा, यानी ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है, ये कब, ये फोर्स है, ये टेंशन फोर्स, ये कब मिनिमम होगा, ये तभी मिनिमम होगा जब यहाँ पे चूंकि डिपेंडेंस अब cos थीटा पे ही है, तो जब cos थीटा मिनिमम होगा, cos थीटा मिनिमम की वैल्यू क्या है -1, वो कब है 180 पे। तो 180 विच मीन अगर ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन ये थी तो 180 पोजीशन ये है, तो विच मीन्स एट द हाइस्ट पॉइंट, द टेंशन इज मिनिमम। रिमेंबर दिस थिंग, द बॉडी is if the body is at highest point h then the tension is minimum। और t minimum किसके बराबर होगा अब बेटा, that is t h में यहाँ इसके लूंगा यहाँ पे बराबर, it is mv square। अब v क्या है, this is highest velocity, this velocity at this point divided by r minus mg because cos theta अब cos 180 के बराबर वो -1 हो गया, तो ये -mg होगा। तो therefore this is the relation for minimum tension। ये भी आपको कहीं कभार कोई पूछ सकता है कि मिनिमम टेंशन के लिए इक्वेशन क्या है, दैट इज m, दिस इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट डिवाइड बाय r माइनस m इनटू g। अब कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। अब बॉडी, ये बॉडी चूंकि वर्टिकल सर्कल में, दिस इज अ वर्टिकल सर्कल, इस वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, तो सिंपल में आपने याद रखना है, कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना हो सकता है, कम से कम वैल्यू यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को कितना होगा। तो रिमेंबर ये याद रखना है, पॉइंट यहाँ पे मैं बनाऊंगा, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज √g इंटू r। ये याद रखना, यानी मिनिमम कम से कम वैल्यू जो वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जिस जहां पे टेंशन मिनिमम है, अब यहाँ पे कम से कम वेलोसिटी जो इस बॉडी को हो सकती है वो कितनी होगी, वो सिंपली होगी √g एंड r, व्हिच मींस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। ये सर्कुलर ट्रैक इस वर्टिकल सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करती है।
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस वर्टिकल लूप को फॉलो कर रहा है, वर्टिकल लूप को क्या कर रहा है, ट्रेवल करता है। सो फॉर लूपिंग दिस वर्टिकल लूप, अगर इसमें लूप करना, इसको कंप्लीट करना, ट्रेवर्स घूमना है इसमें, सो फॉर लूपिंग दिस वर्टिकल लूप, जो कम से कम वेलोसिटी एट द लेवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे ये आपका लेवेस्ट पॉइंट है एल, फॉर लूपिंग ए लूप। लूपिंग ए लूप का मतलब हो गया अगर इसको लूप को ट्रेवल करना है कंप्लीटली, तो इस पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी जो इस बॉडी को होना चाहिए वो होना चाहिए √5gr। मैं दूसरे पेज पे ये लिख रहा हूं, तो फॉर लूपिंग ए लूप, वर्टिकल लूप rather, or looping a vertical loop, the minimum velocity at the lowest point L, जो मैंने आपको भी डायग्राम में देखा है, lowest point L is √5gr। रिमेंबर दिस थिंग। बट आपने देखा होगा कि एक आपने बहुत बार टीवी या मोबाइल पे देखा होगा कि कुछ बंदे ना ऐसे ट्रैक पे चढ़ के इस तरह यहाँ घूमते हैं। इस ट्रैक पे एक बंदा आता है किसी साइकिल पे या किसी और चीज़ पे, फिर घूमता है इस ट्रैक पे, इस तरह जाता है, फुल ट्रैक को ट्रेवर्स करता है, इसको कहते हैं लूपिंग लूप, फिर यहाँ जाता है। यहाँ पे मैं खदशा रहता है कि ये नीचे क्यों नहीं गिरता है, तो बेटा एक्चुअली उसने ये वेलोसिटी मेंटेन की होती है इस पॉइंट पे, इस लेवेस्ट पॉइंट एल पे। एक्चुअली इसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो यही √5gr होती है, यानी 5gr डिपेंडिंग अपना रेडियस कितना होगा उसका, वो मेंटेन किया होता है। उतनी वेलोसिटी उसको यहाँ पे होती है, जब वो इस ट्रैक पे जाता है तो वो गिर नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो वेलोसिटी होती है, तब वो ये लूप को ट्रेवर्स करता है। इसी को कहते हैं फॉर लूपिंग द वर्टिकल लूप, कम से कम वेलोसिटी जो एट लेवेस्ट पॉइंट होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए बेटा, √5gr। अगर ये कम से कम, लेकिन हमेशा तो इससे ज्यादा होती है, जब उनको ट्रेवल करनी होती है ये हमेशा उनकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है √5gr, तो वो इजीली इसको लूप को ट्रेवर्स करते हैं, इसको लूप कर पाते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह फुल को ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं वापस, गिरते नहीं है। Why? Because they maintain this type of velocity। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसको आफ्टर 1 क्वार्टर, एक क्वार्टर पे भी आप देख सकते हो। तो रिमेंबर बेटा यहाँ पे इस क्वार्टर पे √3gr, ठीक है ना, 3gr एक्चुअली यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है √3gr। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एक्चुअली बेटा जो आपने याद रखने हैं, आमतौर पर हमें डेराइव करने की जरूरत नहीं है इनको। तो वैसली फिर से मैं आपको थोड़ा सा ये रिपीट करूंगा, दिस इज मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं, वर्टिकल सर्कल रादर सॉरी। तो उसके लिए टेंशन आपने देखा, जो आमतौर पर टेंशन हमारे उस वर्टिकल सर्कल में होता है वो एक उस बॉडी पे वो इतना होता है m²r+mg से, और मिनिमम उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो टेंशन मिनिमम टेंशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और वो मिनिमम टेंशन इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा वो कॉस्ट पे वैल्यू के वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो कॉस्ट -1 होता है मिनिमम, तो देयरफॉर जो मिनिमम टेंशन उस ऑब्जेक्ट के पास होता है वो इतना होता है। तो इस तरह मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वो भी आपने कम से कम वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए वो √gr होनी चाहिए। इसी तरह मिनिमम वेलोसिटी जो है लेवेस्ट पॉइंट होनी चाहिए, इस पे यहाँ पे एल पे, वो मैंने यहाँ पे आपको देखा कम से कम वेलोसिटी जो है इस लेवेस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए फॉर लूपिंग दिस लूप, वो कितना होना चाहिए √5gr। एंड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, वही हम कहेंगे जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, ये ना ये स्ट्रिंग यहाँ पे पहुंच जाए लाइक दिस, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जैसे मैंने यहाँ पे लिया भी बेटा, व्हेन द स्ट्रिंग इज, जब स्ट्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल हो तो उस वक्त जो वेलोसिटी बेटा होता है ना, व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, थीटा इज ऑब्वियसली 90। रिमेंबर दिस थिंग, जब आपकी स्ट्रिंग ने ये थीटा क्या बन जाएगा 90, तो उस वक्त जो वेलोसिटी रहती है ना, जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होती है वो √3gr होती है, ठीक है ना। तो दिस वाज एक्चुअली अ लिटिल बिट अबाउट दिस वर्टिकल सर्कल एंड और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। थैंक यू। सो दिस एंड इज योर यूनिट नंबर 4।